आई होप घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे। रामला शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेस के साथ में अपनी स्टडी में रेगुलरिटी बनाए रखे होंगे और इसी प्रोसेस को, विधि को आगे बढ़ाते हुए हमने जो चैप्टर शुरू कर रखा है मैं उसको कंटिन्यू कर रही हूँ उस चैप्टर को। लेकिन चैप्टर को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि आप ऑनलाइन क्लास में आपकी जो प्रेजेंट होगी उसके बेस पर आपको स्कूल की तरफ से मार्क्स दिए जाएंगे। वो मार्क्स आपको तभी मिलेंगे जब आप ऑनलाइन क्लासेस के अंदर अपनी प्रेजेंट दोगे। और प्रेजेंट देने का तरीका ये है कि कमेंट्स बॉक्स के अंदर आप अपना जो नाम लिखोगे कि आपने वीडियो देख लिया है, स्टडी आप रेगुलर कर रहे हो, यही तरीका होगा अपनी प्रेजेंट को देने का। मैं फिर चलिए अब हम हमारा जो पार्ट है चैप्टर जिसको शुरू कर रखा है मैं उसी को क्या करती हूँ, कंटिन्यू कर रही हूँ। आप आराम से देखिए कि हमने क्या शुरू कर रखा था। जियो में प्रजनन वाला शुरू कर रखा है, जहाँ पर हम लोगों ने अलैंगिक जनन को शुरू कर रखा है। अलैंगिक जनन ये शुरू कर रखा है। अलैंगिक जनन क्या होता है, इसके अंदर जो नई संतति बनती है वो अपनी पुरानी वाले जनक के बिल्कुल समान होती है, आकार के रूप में, आनुवांशिक रूप से, जिसको क्लोन कहा जाता है। ये बात हुई थी हमारी। फिर हम लोग विधि पढ़ रहे थे। विधि के अंदर हम लोगों ने सबसे पहले किया था खंडन विधि। खंडन विधि के अंदर हमने क्या किया था कि कोई भी जनक कोशिका है उसका केंद्रक विभाजित होता है। केंद्रक में विभाजन होने के बाद में कोशिका द्रव्य में विभाजन होता है और वो अपने जनक से वो कोशिका क्या हो जाती है, अलग हो जाती है, वयस्क का रूप धारण करती है और फिर से जनन की क्रिया शुरू कर देती है। इस खंडन के अंदर एक हमने पढ़ा था द्विखंडन, यानी कि एक जनक कोशिका से कितनी कोशिका बनती है, यानी एक जनक से दो संतति बनती है द्विखंडन में, जिनमें हम एक उदाहरण हमने पढ़ा था अमीबा का, एक उदाहरण हमने पढ़ा था पैरामीशियम का और एक उदाहरण हमने पढ़ा था यूग्लिना का। उदाहरण पढ़े थे हमने, ठीक है। फिर उसके बाद में आज हम लोग पढ़ेंगे, अगला करेंगे बहुखंडन। बहुखंडन, देखो बात ये है, इसकी परिभाषा तो बिल्कुल सरल सी है। एक जनक कोशिका में समसूत्री विभाजन के दौरान बहुत सारी संततियों का बनना। एक जनक कोशिका में समसूत्री विभाजन के दौरान दो से अधिक संततियों का बनना क्या कहलाता है, बहुखंडन कहलाता है। लेकिन ये बहुखंडन होता कैसे वो हम समझेंगे। देखो जैसे कोई भी एक कोशिकीय जीव है, मान लो ये कोई एक कोशिकीय जीव है और ये इसका है केंद्रक, ठीक है, ये इसका क्या हो गया, केंद्रक। अब ये एक कोशिकीय जीव जब प्रतिकूल परिस्थितियां होंगी, प्रतिकूल परिस्थितियों का मतलब क्या है, उसके अनुसार तापमान नहीं होगा, उसके अनुसार पीएच नहीं होगी, ऐसी कोई घटना घटेगी, तभी अपने चारों तरफ एक सुरक्षात्मक आवरण का विकास कर लेगा ताकि ये आवरण उसे पानी की कमी से बचा सके, अधिक तापमान से बचा सके। कई बार हो सकता है कुछ जीव ऐसे होते हैं जहाँ पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, तापमान कम हो जाता है, तापमान ज़्यादा हो, तो ऐसी परिस्थितियों से बचाने के लिए इसके चारों तरफ किसका निर्माण हो जाता है, इस पुट्टिका का निर्माण हो जाता है, सिस्ट का निर्माण हो जाता है। ये इसका कौन सा हो गया। इन परिस्थितियों के अंदर ये जो केंद्रक है ये समसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित हो जाता है। केंद्रक समसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित हो जाता है और प्रत्येक केंद्रक के चारों तरफ कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली, कोशिका झिल्ली का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। उसके बाद में जब भी अनुकूल परिस्थितियां आएगी तो ये जो बनी है ये टूट जाएगी और सभी जीव इस कूट से बाहर निकल करके वातावरण के अंदर
मुक्त हो जाएंगे और एक नए जीव का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। ये जो नया जीव है समय के अनुसार विकसित होगा, वयस्क बनेगा और आगे जाकर के फिर प्रजनन की क्रिया करेगा और प्रजनन की क्रिया इसी प्रकार दोहराई जाएगी। तो एक कोशिका से देखो कितनी सारी कोशिका बन गई, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, बहुखंडन कहते हैं। ये मिलता, इसका उदाहरण है प्लाज्मोडियम, मोनोसिस्ट। अब जो प्लाज्मोडियम है, इससे कौन सा रोग फैलता है, मलेरिया। प्लाज्मोडियम को पानी में होता है, मादा एनाफ्लीस मच्छर के शरीर में जाएगा। जब मादा एनाफ्लीस मच्छर हमें काटेगी तो ये हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाएगा और हमें कौन सी बीमारी हो जाती है, मलेरिया वाली हो जाती है। प्लाज्मोडियम की पूरी जीवन चक्कर हमारे सिलेबस में है, पर जब चैप्टर आएगा तब पढ़ेंगे। तो खंडन के दो भाग थे, द्विखंडन और बहुखंडन। द्विखंडन में एक कोशिका से दो कोशिका बनती है और बहुखंडन में एक कोशिका से बहुत सारी कोशिका बनती है। बनती कैसे, वो क्रिया मैंने आपके सामने दिखा दी है, ठीक है। अब चलिए अलैंगिक लक्षण प्रजनन की हम दूसरी विधि की बात करते हैं, जिसका नाम है मुकुलन। इसका क्या नाम है, मुकुलन। मुकुलन, बडिंग। नाम आपने जरूर, ये जो शब्द है बडिंग है, ये आपका मेरे अनुसार सुना हुआ होगा, यानी कि मुकुलन या बडिंग। अब देखो मुकुलन में क्या होता है, जैसे ये कोई भी जीव है, अभी मैं इसको नाम नहीं दूंगी, ये कोई जीव है, ठीक है। इस जीव का ये वाला भाग क्या कहलाता है, केंद्रक कहलाता है। सबसे पहले क्या होगा, इस जीव की कहीं से भी एक कोशिका समसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होगी और विभाजित होकर के बाहर की तरफ वृद्धि करेगी। बाहर की तरफ क्या करेगी, वृद्धि करेगी। बाहर की तरफ वृद्धि करने पर ये जो संरचना बनी है, इस संरचना को आप क्या कहोगे, मुकुल कहोगे या कलिका कहोगे। इसे आप क्या कहोगे, कलिका कहोगे। अब ये जो केंद्रक है, ये जो केंद्रक है, ये केंद्रक भी विभाजित होगा। केंद्रक क्या होगा, विभाजित होगा और विभाजित होकर के एक केंद्रक इस कलिका में चला जाएगा। केंद्रक विभाजित हुआ और एक केंद्रक कहाँ चला गया, कलिका के अंदर चला गया। अब आगे यही क्रिया फिर दोहराई जाएगी, यहाँ से कोई एक संरचना बनेगी और फिर एक ये पूरी की पूरी श्रृंखला बन जाएगी, एक दूसरे से जुड़े हुए रहेंगे। फिर ये जो श्रृंखला है, जब परिस्थितियां सही होगी तो ये एक नए जीव की तरह क्या करेगी, व्यवहार करने लगेगी। एक नए जीव की तरह ये व्यवहार करने लगती है, सभी की सभी, ये सारी की सभी एक नए जीव की तरह क्या करती है, व्यवहार करने लगती है। तो इस क्रिया को मुकुलन कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं। अब मेरी बात सुनो कि मुकुलन की क्रिया के अंदर जो जीव होते हैं, जो एक कोशिकीय जीव है या कुछ बहुकोशिकीय जीव की बात करेंगे, जो एक कोशिकीय जीव है या फिर आप कोई भी जीव मान लो, ऐसा जीव जिसमें अलैंगिक प्रजनन के दौरान कलिका का निर्माण होता है, बाहर की तरफ कलिका का निर्माण होता है और वह कलिका समय आने पर वयस्क में बदल जाती है और फिर से प्रजनन की क्रिया शुरू कर देती है, उसे क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं। जैसे ये उदाहरण मैंने किसका दिया है, इष्ट कोशिका का दिया है। इष्ट एक कवक है और वो भी कौन सा, एक कोशिकीय कवक, एक कोशिकीय कवक होता है। इष्ट कोशिका के अंदर कलिका का निर्माण होता है। यह जो कलिका होती है धीरे धीरे वृद्धि करती है और नई कलिकाओं का विकास करती है।
ये जो कलिका है ये शुरुआत में एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है। अनुकूल परिस्थितियां आने पर ये सभी कलिका एक दूसरे से क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। समझ में आ गई। इष्ट कोशिका के अंदर मुकुलन की विधि, ये एक कोशिका है। इस एक कोशिका की यहाँ की जो कोशिका है ना, यहाँ से कोशिका में विभाजन हुआ और यहाँ पे ये क्या बन गई, कलिका बन गई। इस कलिका में ये केंद्रक चला गया। अब ये कलिका फिर विभाजित होकर के नई कलिकाओं का निर्माण करेगी। ये लगातार कोशिका, ये चैन बन गई कलिका की, ये क्या बन गई, श्रृंखला। और फिर ये सभी एक दूसरे से अलग हो गए और एक नए जीव का क्या कर लिया, विकास कर लिया। मुकुलन का दूसरा जो उदाहरण है वो है हाइड्रा। मुकुलन का दूसरा उदाहरण कौन है, हाइड्रा। हाइड्रा एकशेरुकी के अंदर स्लेंट्रेटा का सदस्य होता है। एकशेरुकी में स्लेंट्रेटा का सदस्य कौन होता है, हाइड्रा होता है। और जो हाइड्रा है उसकी ये विशेषता होती है कि इसकी जो मुख है, एक तो उत्तकी स्तर का होता है, इसमें उत्तक काम करता है। दूसरा ये कि इसमें दंश, ये टेंटिकल्स या इस पर शंख पाए जाते हैं, टेंटिकल्स, और इनके अंदर दंश कोशिका पाई जाती है। ठीक है, क्या पाई जाती है, दंश कोशिका पाई जाती है। और ये जो दंश कोशिका होती है ये हाइड्रा को भोजन प्राप्त करने में सहायता करती है, दुश्मनों से इसकी रक्षा करने में सहायता करती है। ये सब बातें मैंने इसीलिए बताई ताकि आपको ध्यान में रह जाए हाइड्रा क्या है भैया। आपको क्या बताना है कि मुकुलन, हाइड्रा के अंदर अलैंगिक जनन का प्रकार मुकुलन है। इस क्रिया के दौरान हाइड्रा के अंदर एक बाहर की तरफ कलिका का निर्माण होता है। बाहर की तरफ कलिका का निर्माण होते से मुकुल कहते हैं। मुकुल कहते हैं। ये जो कलिका है ये धीरे धीरे विकसित होकर के, ये जो कलिका है वो धीरे धीरे क्या होती है, विकसित होती है और किसका रूप धारण कर लेती है, अपने जनक के समान रूप धारण कर लेती है। धीरे धीरे क्या होती है, विकसित होकर के जनक के समान रूप धारण कर लेती है। और यह जो नया जीव बना है, यह जो नया जीव बनेगा ये मुक्त रूप से संचरण करेगा। जबकि देखो अभी इष्ट सेल के अंदर ये मुक्त रूप से संचरण नहीं कर रहा था, लेकिन यहाँ पर जब इसका विकास, संपूर्ण विकास हो जाता है तो ये अपने जनक से अलग हो जाएगा और एक मुक्त जीवन का निर्वाह करेगा। अपने जनक से अलग होकर के मुक्त जीवन का क्या करेगा, निर्वाह करेगा। तो इस प्रकार हाइड्रा के अंदर अलैंगिक जो जनन होता है वो कौन सा होता है, मुकुलन होता है। अलैंगिक जनन कौन सा होता है, मुकुलन होता है। इष्ट में आपको पूछे तो इष्ट कोशिका के अंदर भी अलैंगिक जनन कौन सा होता है, मुकुलन होता है। लेकिन उसके अंदर जो नए जीव बने हैं वो मुक्त नहीं होंगे, जबकि इसके अंदर नया बनने वाला जीव क्या होता है, मुक्त होता है। सबसे पहले हाइड्रा के अंदर एक बाह्य कलिका का निर्माण होता है। यह कलिका धीरे धीरे विकसित होती है और इसकी संरचना अपने जनक के समान हो जाती है। संपूर्ण विकास के बाद में ये जो नया हाइड्रा बना है ये अपने जनक हाइड्रा से अलग होकर के मुक्त जीवन जिएगा। तो ये मुकुलन की विधि थी। मुकुलन की विधि के अंदर सबसे पहले बाहर समसूत्री विभाजन के दौरान बाहर की तरफ एक क्या बनेगी, कलिका बनेगी
और ये कलिका फिर किस में विकसित हो जाती है? नए जीव में विकसित हो जाती है। समझ गए? चलो अब उसके बाद में अगली एक बात और ध्यान में रखिए। अब देखो यहाँ तो जो कलिका बनी वो कहाँ बनी? बाहर की तरफ बनी है। अब एक जीव और है, ये देखो एक जीव है, मैं अलैंगिक जनन में मुकुलन ही कर रही हूँ ना। एक ये जीव है, इस जीव में क्या होगा कि कलिका का निर्माण होगा लेकिन शरीर के अंदर होगा। एक कलिका का निर्माण हुआ है लेकिन कलिका का निर्माण कहाँ हुआ है? शरीर के अंदर हुआ है। और यहाँ पर बहुत सारे नए जीव बन जाएंगे। अब ये जो अंदर की तरफ नए जीव, अंदर की तरफ कलिका का विकास होने से जो संरचना बनी है, उस संरचना को आप क्या कहोगे? जेम्यूल कहोगे। आंतरिक कलिका, आंतरिक कलिका, आंतरिक कलिका क्या कहलाती है? जेम्यूल कहलाती है। आंतरिक कलिका का निर्माण होना क्या कहलाता है? जेम्यूल कहलाता है। और जेम्यूल एक अलैंगिक जनन का प्रकार है। इसका उदाहरण स्पोंजिला है। स्पोंजिला एक कशेरुकी है। एक कशेरुकी में भी ये पोरीफेरा का सदस्य है, जिसके पूरे शरीर पर क्या पाए जाते हैं? छिद्र पाए जाते हैं। उन छिद्र से प्रोटेक्ट करने के लिए इसके पूरे शरीर पर क्या पाई जाती है? तंत्रिकाएं पाई जाती है। बस आपको जेम्यूल क्या है ये पूछे ना, तो आप क्या कहोगे कि जो जेम्यूल है अलैंगिक जनन का एक प्रकार है जिसमें आंतरिक कलिका का निर्माण होता है। और इसका उदाहरण क्या है? उसमें देखो ये संरचना जैसे बाहर की तरफ बढ़ जाती, तब तो आप क्या कहते हैं? बाह्य कलिका कहते थे। अब ये कलिका कहाँ बन गई? अंदर की तरफ बन गई, तब आप इसे क्या कहते हो? आंतरिक कलिका कहते हो। चलो बच्चों, इतनी बात आई होप आपकी समझ में। अब यहाँ से ये जीव जब संतुलन का समय आएगा तो यहाँ से ये जीव बाहर निकल करके, है ना, सारे के सारे जीव ऐसे बाहर निकल करके इसका निर्माण करेंगे, स्पोंजिला का निर्माण। चलो क्लियर है? चलो आगे देखते हैं अगला उदाहरण, अगला प्रकार। अरे ये पढ़े हुए हैं सब आप लोगों की, ज्यादा कोई वो कहानी नहीं है। अगला इसका प्रकार है स्पोर फॉर्मेशन, बीजाणु निर्माण। बीजाणु निर्माण, बीजाणु निर्माण पढ़ा हुआ होगा आई होप, 11वीं क्लास के अंदर बीजाणु क्या होते हैं, है ना, पढ़ा हुआ है ना। आप लोगों ने कवक पढ़ा होगा, कवक का वर्गीकरण पढ़ा होगा। तो कवक के वर्गीकरण में 100% आपने बीजाणु नाम सुने होंगे। तो बीजाणु है ये एक अलैंगिक जनन का प्रकार है। ये बीजाणु आगे जाकर के एक संपूर्ण जीव का निर्माण करते हैं। ये तो देखो सीधी सी बात है, कोई पूछे क्या है तो क्या कहते हैं? एक अलैंगिक जनन का प्रकार है जो आगे बीजाणु बनेंगे और बीजाणु आगे जाकर के एक संपूर्ण जीव का निर्माण करेंगे। अब आपके दिमाग में समझने वाली बात ये है कि एक तो इसके उदाहरण है शैवाल, है ना, कवक, ठीक है। कवक के नाम सुने होंगे म्यूकर, राइजोपस, है ना। शैवाल का नाम सुना होगा क्लेमाइडोमोनास, जो एक कोशिकीय शैवाल है। ये दिखाई नहीं देता जी, एक कोशिकीय होता है। अब तुम लोग कह दो मैम शैवाल तो दिखाई देते हैं, वो बहुकोशिकीय होते हैं, ये एक कोशिकीय दिखाई नहीं देगा हमें, है ना। तो अब इनमें होता कैसे है? तो पहले तो आराम से समझो स्पोर बनते कैसे हैं, ठीक है। जैसे मान लो कोई जीव है, ये मान लो कोई जीव है, बना तो ऐसे ही एल्गियाल ये ऐसी होती है और उसमें क्या होता है ना, ये मान लो ऐसे कोई जीव है,
यहाँ से एक बाहर की तरफ ऐसे वृद्धि हुई और ये ऊपर से जाकर के ऐसे फूल गया। ठीक है, इसका जो ये केंद्रक था, ये केंद्रक भी यहाँ आ गया और ये विभाजित हो गया। केंद्रक के विभाजित होने से इसके चारों तरफ भित्ति का निर्माण हो गया। भित्ति का निर्माण हो गया। अब बाहर की तरफ जो आपको स्तर दिखाई दे रहा है, इस स्तर को कहते हैं बीजाणुधानी। तो बीजाणुधानी के अंदर केंद्रक के विभाजन से जो संरचना बनती है, उस संरचना को बीजाणु कहते हैं। बात समझ में आ गई ना? किसी भी जीव में बीजाणुधानी के अंदर केंद्रक के विभाजन से जो संरचना बनती है, उस संरचना को क्या कहते हैं? बीजाणु कहते हैं। और ये लगभग ये बीजाणु कैसे होते हैं? द्विगुणित होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ये पार्ट है ना, जो ये पट बने हुए हैं, इन पट में जो केंद्रक पाया जाता है, वो केंद्रक कैसा होता है? द्विगुणित होता है। तो इस केंद्रक से बनने वाली संरचना भी क्या बनेगी? द्विगुणित ही बनेगी। फिर यानी कि ये इसको क्या दे रही है? सुरक्षा प्रदान करने वाली बीजाणुधानी हो गई, और बीजाणुधानी में जो बनेंगे वो बीजाणु हो गए, और ये बीजाणु यहाँ से द्विगुणित अवस्था, केंद्रक द्विगुणित था, तो इसमें होने वाले और केंद्रक का विभाजन भी द्विगुणित है, क्योंकि एक लिंगी के अंदर समसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री नहीं होता, समसूत्री विभाजन। तो ये मान लो ये 2n है यहाँ पे गुणसूत्र, तो इससे बनने वाले भी क्या होंगे? 2n ही होंगे। बात समझ में आ रही है? फिर जब फेवरेबल कंडीशन आती है, अनुकूल परिस्थितियां आती है, अनुकूल परिस्थितियां आने पर ये बीजाणुधानी फट जाती है और इसमें से बीजाणु बाहर निकल जाते हैं। ये जो बीजाणु होंगे, ये अनुकूल परिस्थितियां आने पर एक नए जीव का क्या कर लेते हैं? निर्माण कर लेते हैं। ये क्रिया क्या कहलाती है? बीजाणु निर्माण कहलाती है, या बीजाणु निर्माण से नए जीव का निर्माण कहलाते हैं। ये जो मैंने उदाहरण बनाए हैं, ठीक है, ये जो भी मैंने आपको उदाहरण दी, किसी ना किसी जीव के अनुसार ही मैंने आपको उदाहरण, जैसे ये उदाहरण है राइजोपस। राइजोपस का कह दो, म्यूकर का कह दो, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरी इतनी बात समझ में आ गई क्या? बीजाणु निर्माण कैसे हुआ था? कोई भी जीव है जिसमें अलैंगिक जनन बीजाणुओं के दौरान होता है, उस समय एक कोशिका में आकार में वृद्धि करती है, जिसे बीजाणुधानी कहेंगे। उसके अंदर केंद्रक समसूत्री विभाजन से विभाजित होकर के ज़्यादा संख्या बना लेगा। वो जो बने उन्हें बीजाणु कहते हैं। जो बीजाणु है वो अनुकूल परिस्थितियाँ आने पर बाहर की तरफ निकल जाकर के नए जीव का निर्माण कर लेंगे। अब ये बीजाणुधानी कब बनती है? प्रतिकूल परिस्थितियों के समय बनती है, जब जीव के लिए तापमान, pH ये सब अनुकूलित नहीं हो, तब बनेगी। ठीक है, अब ये जो बीजाणु बनते हैं, ये बीजाणु दो प्रकार के बनते हैं, है ना? ये हटा दूं ना यहाँ से, आपके समझ में आ गया होगा। आई होप नहीं आया तो वापस से बैक करके एक बार फिर सुन लेना, है ना? देखो, कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आती है ना, तो वीडियो को बैक कर लिया करो और बैक करके फिर समझ लिया करो वापस से, आराम से समझ में आ जाएगा आप लोगों के। देखो, बीजाणु अब दो प्रकार के बनते हैं। एक बीजाणु का नाम है चल बीजाणु, एक बीजाणु का नाम है अचल बीजाणु। अब आपको साफ साफ पता है, चल बीजाणु वो होंगे जिनमें पक्षमार्ग या कसाब पाए जाएंगे, है ना? पक्षमार्ग छोटे छोटे पूरी बॉडी पे पाए जाते हैं, कसाब शरीर के किनारों पे पाए जाते हैं, आकार में बड़े होते हैं। जैसे देखो, मानो ये एक बना, ये कसाब है, और ऐसे ऐसे पूरी बॉडी पे पाए जाए वो होते हैं पक्षमार्ग। अंदर बताओ, 11वीं क्लास में पढ़ा हुआ है? नहीं पढ़ा हुआ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि ठीक है,
या फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में तो रहने देना, आप मुझे पर्सनल बता देना कि आपका नहीं पढ़ा हुआ, मैं आपको पढ़ा दूंगी। अचल बीजाणु वो होते हैं जिनमें कसाब या पक्षमाप नहीं पाए जाते हैं। तो दो प्रकार के बीजाणु, चल बीजाणु कसाब या पक्षमाप किसे चल सकते हैं। अचल बीजाणु जो उसी जगह रहे, किसी हवा के द्वारा, जल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाएंगे, वो तो हो गए अचल। और चल जो अपने आप तैर करके चले जाएंगे, है ना। अब चल बीजाणु का उदाहरण दोगे आप। चल बीजाणु किसमें बनते हैं, क्ले माइडोमोनास में बनते हैं। देखो ये एक कोशिकीय क्लेमाइडोमोनास है, एक कोशिकीय क्लेमाइडोमोनास है, और इसमें ये क्या पाए जाते हैं, ये कसाब पाए जाते हैं, यानी ये इसका बीजाणु है ना। अब इसके अंदर जो बीजाणु बनेंगे वो भी तो इसी प्रकार के बनेंगे, वो भी तो इसी प्रकार, ये लो ये इसके बीजाणु हो गए, पूरा जीव ही तो हो गया। अरे बीजाणु का मतलब पूरा जीव ही होता है। ये लो ऐसे, ये इसके अंदर बीजाणु बन गए, है ना। ये इसके अंदर क्या बन गए, बीजाणु बन गए। इसके अंदर बीजाणु बन गए, ये बीजाणु धानी टूट जाएगी, और ये जो भाग है ये वातावरण के अंदर मुक्त हो जाएगा, और अपने जीवन को क्या करेंगे, जीने लगेंगे, ये वातावरण में मुक्त हो। तो चल बीजाणु क्लेमाइडोमोनास में बन रहे थे, है ना। और अचल बीजाणु किसमें बन रहे थे, न्यूक्टर वगैरह में बन रहे थे। भी राइजोपस में मैंने अचल बीजाणु बनाए थे, जो हवा के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे, और जहाँ प्रतिकूल परिस्थिति आएगी एक नए जीव का क्या कर लेंगे, निर्माण कर लेंगे। तो दोनों बात आप ध्यान में रखोगे बीजाणुओं के द्वारा। अब बीजाणु कहाँ बनते हैं, बीजाणु धानी में बनते हैं। बीजाणु कहाँ बनते हैं, बीजाणु धानी में बनते हैं। बीजाणु धानी में बनते हैं, जो एलैंगिक जनन का एक प्रकार होते हैं, ठीक है। बीजाणु धानी में जो बने, अब ये दो प्रकार के बनते, चल और अचल। फिर आगे एक आपके दे रखा है एलैंगिक जनन का प्रकार है कोनिडिया। एलैंगिक जनन का प्रकार क्या है, कोनिडिया। कोनिडिया ये भी पेनिसिलियम यानी कवक का उदाहरण है। मैं कवक का ही ज्यादा देना चाहूंगी उदाहरण, ताकि क्योंकि पढ़ा हुआ टॉपिक है, आपके बात ध्यान में रहती है। अब इस क्रिया में क्या होगा, देखो मान लो ये कोई कवक है, ठीक है, ये इससे बहुत सारी शाखाएं निकली है। ये शब्द सुने थे क्या, हाइपा, माइसेलियम, है ना। ये सारे शब्द आपके शायद कवक में सुने। अगर मान लो अगर ये अकेला कवक है तब तो इसे बोलेंगे हाइपा, और ये जो कवक है इसमें ऐसे से बहुत सारी शाखाएं बन गई, तब इसका नाम क्या हो गया, माइसेलियम, ठीक है। ये इनके अंदर ये पट भी पाए जा सकते हैं, पट नहीं भी पाए जा सकते। तो ये तो 11वीं क्लास का टॉपिक था, मुझे नहीं जाना 11वीं क्लास के टॉपिक में अभी। तो यहाँ देखिए, मान लीजिए ये कोई कवक है, और इस कवक की यहाँ की जो सेल कोशिका है वो विभाजित हो गई ऐसे बाहर की तरफ, उसमें तो अंदर की तरफ काम हो रहा था, और इसमें बाहर की तरफ काम हो रहा है। अगर कोई भाग है वो बाहर की तरफ क्या हो गया, विभाजित हो गया, तो बाहर की तरफ विभाजित हो गया। तो अब यहाँ पर ये जो नई बीजाणु बने उनको आप क्या कहोगे, कोनिडिया कहोगे। अब इनको क्या कहोगे, अगर कोशिका नए जो जीव है, नया जो केंद्रक कणा है, वो अगर किसी बीजाणु धानी में बन रहा है, अंदर बन रहा है, तब तो आप उसे बीजाणु कहोगे, है ना। और यही काम अगर कहाँ हो रहा है, बाहर की तरफ हो रहा है, तब आप उसे क्या कर दोगे, कोनिडिया कह दोगे। है तो बीजाणु ही, ये भी बीजाणु ही है, हुआ है ना।
ये भी यहाँ की किसी कोशिका के विभाजन से बने हैं, लेकिन ये बाहर की तरफ बन गए, इनके ऊपर कोई आवरण नहीं पाया जा रहा है, इसीलिए इनका नाम कोनेडिया हो गया। बस इतना सा ही अंतर है। फिर ये जो कोनेडिया है ये अनुकूल परिस्थितियों में अपनी जो पैतृक भाग है, जनक भाग है, उससे अलग हो जाएंगे और एक नए जीव का क्या कर लेंगे, ऐसा का ऐसा एक नया जीव बना। सभी तो ये भी एक ऐसी नया जीव बना लेगा, ये भी नया जीव, ये सब अपना एक क्या बना लेंगे, नए जीव का निर्माण कर लेंगे। पेनिसिलियम, पेनिसिलियम नोटेटम पूरा नाम है। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बनाई जाती है, जिसका उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर घायल हुए सैनिकों के घाव भरने में किया गया था। तो यहाँ पर ये हमारा टॉपिक पूरा हुआ है, किससे संबंधित है। अच्छा एक और बच गया, एक और बच गया है ना। देखो मुकुलन हो गया, बीजाणु हो गया, कोनेडिया हो गया, अब एक और बच गया, खंडन हो गया ना, खंडन भी हो गया, एक और बच गया, उसकी ओर मैं बात करती हूँ। विखंडन, विखंडन हो गया ना, उसको मैंने खंडन तो विखंडन हो गया, विखंडन दो थे, द्विखंडन और है ना। अब एक है जिसको अपन इंग्लिश में फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं, हिंदी में खंडन बोलते हैं, वो विखंडन था, फिजन। उन दोनों में क्या अंतर है, बस यही समझना है, केवल अंतर को समझना है। देखिए ये वाले जो भाग है ये लगभग शैवाल में पाया जाता है। क्या होता है, शैवाल में पाया, आराम से समझना। कोई भी जीव है, ये जीव है ना, इसके ऐसे से भाग जुड़े हुए हैं, ऐसे एक भाग उसका ये है, ऐसे ये कोई जीव है। इस जीव की ये मान लो कोई शैवाल है, ये कोई शैवाल है। अब किसी कारणवश से इस शैवाल का कोई एक टुकड़ा टूट करके अलग हो गया, जैसे मान लो ये टुकड़ा टूट करके अलग हो गया किसी कारण से, ये भाग तो ऐसा का ऐसा बच गया शैवाल का, ठीक है। हाँ जी ठीक है ना रे, ये भाग तो ऐसा का ऐसा बन गया इसका, लेकिन ये भाग टूट करके अलग हो गया। अब टूटे हुए भाग में अगर ये लक्षण आ रहा है, मैंने डिजाइन इस ऐसे ही नहीं बनाई है सुंदरता के लिए, के जो सजावट है रे जान दो के बना रहा, तो जान दो कौन बनाना बनानी है, तो मतलब ये का लक्षण ही, ये पूरा लक्षण एक समान आ रही। अगर ये लक्षण पूरे भी आ जा, जब तो क्यों जागो रे, या एक नई वापस से बड़ी सारी एलगी बना लेगी, शैवाल वापस से बना लेगी। अगर मान लो ये लक्षण नहीं आता ना, जब यह शैवाल आता को नहीं बनाती है, तो कहने को मतलब ये कि जनक भाग से जो भाग टूट करके अलग हुआ है, अगर उसमें पैतृक लक्षण आ जाते हैं टूटे हुए भाग में, तब तो नए जीव का निर्माण हो जाएगा, वरना नए जीव का निर्माण नहीं होगा। इस क्रिया के अंदर ये कहाँ है, जैसे कुछ शैवाल में है, कुछ ब्रायोफाइटा के सदस्य भी है जिनका शरीर कैसा होता है, चपटा होता है, उनमें पाया जाता है। इनका शरीर कैसा होता है, चपटा होता है। जनक कोशिका से या जनक से कोई भाग टूट करके अलग हुआ है, लेकिन उसमें पैतृक लक्षण पाए जा रहे हैं, तब तो वो एक नए जीव का निर्माण करेगा, वरना नए जीव का निर्माण नहीं होगा। इसी को कहते हैं खंडन, और वाक्य थी विखंडन, है ना। लेकिन था मैं एक बात बता दूं कि इंग्लिश का सब ज्यादा ध्यान रखोगा तो बहुत ही बढ़िया बात रहेगी। बैठे देखोगा तो विखंडन के ब्रैकेट में खंडन भी लिख रखे, पूरे भी वो खंडन होगी, तो ध्यान में रखो इनके फ्रेगमेंटेशन बोल दो,
फ्रैगमेंट, ठीक है। और भिन्न के कहते हो फिशन कहते हो, पहले 1 नंबर आ रहा है जितने पर द्विखंडन और बहुखंडन पढ़ते है ना। अब इनमरी में अंतर किए, देखो इनमरी में अंतर किए कि जो यो खंडन है ना, यो जो विखंडन है पूरा सीखो, यो पार्ट है ना, यो इनमें पहले क्यों होगो, केंद्र को विभाजन होगा। तो देखो सीधी सी बात है, केंद्र को विभाजन होने के बाद में किसको विभाजन होगो, कोशिका द्रव्य को विभाजन होगो। और कोशिका द्रव्य को विभाजन होने के बाद में ना वो आपकी जनक कोशिका से अलग होगा। यह बात पटनी ना, ये यहाँ 2 ये अमीबा बनया है ना, विक बच्चे तो ये दोनों अलग होया था, पूर्ण विकसित होने के बाद में अलग हुए थे। जबकि इसके अंदर क्या होगा, पहले कोई टुकड़ा टूटेगा और वो टुकड़ा फिर किसमें विकसित होगा, नए जीव में विकसित होगा। यो अंतर है। बी के अंदर जब 2 कोशिका बनेगी तो 2 कोशिका पूर्ण विकसित होने के बाद में एक दूसरे से अलग होती है, लेकिन यहाँ पर पहले अलग होकर के फिर नए का क्या होता है, विकास होता है। दोनों हम अंतर समझ में आ गया। ये क्रिया कहाँ मिलेगी, ये किसमें, जिनका शरीर कैसा होता है, चपटा होता है। शैवाल को शरीर चपटो है, कुछ ब्रायोफाइटा भी यहाँ कौन के अंदर या खंडन की क्रिया पाई जा सकती। बाकी की में थी अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम बैठी थी। अंतर ध्यान में रखिए, दोनों परीक्षा कुछ हो जाएगा। फिर उसके बाद में अब देखो, मैं आपको एक चीज और बताती हूँ। अभी हमने बीजाणु पढ़ा, क्या पढ़ा रे, बीजाणु पढ़ा है ना, ये पढ़ा अभी हमने थोड़ी देर पहले। तो देखो बीजाणु, जैसे मान लो ये चल बीजाणु है, ये पायोजा है, कसाब पायोजा। अब उन्हें देखो, उन दोनों को आकार बराबर है के, है ना, दोनों को आकार बराबर है के, और दोनों को ऊपर के पाया जा रहा है कसाब। ये दोनों अचल है, लेकिन उन दोनों को आकार के है बराबर है। समयुग्मजी, जिनका आकार बराबर होता है उन्हें क्या कहते हैं, समयुग्मजी बीजाणु कहते हैं। और जिनका आकार समान नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं, विषम युग्मजी कहते हैं। ये बात आप ध्यान रखें। एक और होता है, जैसे मान लो मैं एक पार्ट ये बना दिया मैंने, दूसरा पार्ट में ये बना दूं कि ये एक भी कसाब है, एक भी कसाब है, लेकिन आकार अलग अलग होते है ना। एक कसाब कोनी, एक कसाब कोनी, लेकिन आकार अलग अलग होते। ये विषम युग्मजी। एक होता है, एक के तो कसाब है यानी चल बीजाणु, एक होता है अचल बीजाणु, ये भी विषम युग्मजी। ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, हमारी आज की क्लास इतनी थी। मैंने आपको क्लास में प्रेजेंट कैसे होना ये तरीका बता दिया, और इसके साथ साथ ही जो एलेगिक प्रजनन था वो भी टॉपिक खत्म हो चुका है। अगली वाली क्लास के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कायिक जनन। ठीक है, यानी ये एक प्रकार का पौधों में प्रजनन ही है, लेकिन ये अगली क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ तक के जितने वीडियो मैंने आपको सेंड किए वो आप देख लेना, ताकि आपके चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। ओके बच्चों, आज की क्लास इतनी थी हमारी।